हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल नंबर 3 का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन विजिट करिए और वहां पे सॉल्यूशन ले लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि जो नाइट्रोजन गैस क्यों फिल्ड की जाती है जब हमारे फैट कंटेनिंग फूड होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर एक एयर भरी होती है। वो एक्चुअली एयर क्या होती है क्लास, वो नाइट्रोजन गैस होती है। हमारे जो चिप्स हैं या जो भी फूड आइटम है उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड करने के पीछे रीजन ये होता है कि किसी भी ऑयली सब्सटेंस को आप बहुत देर तक हवा में छोड़ो तो वहां पे क्या होता है, वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है कि वो फूड आपका बैड टेस्ट और स्मेल होता है। वो कभी कभार आपका इतना खराब होता है कि उसको हम एज अ स्पॉइल्ड फूड कह सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम become rancid, so that process is called rancid. Oxidation of food and oil is called rancid. ठीक है, that is why, ठीक है, ये क्या होता है, such edible food are harmful for the health। मैंने आपको वही बताया कि वो क्या है, स्पॉइल्ड फूड होता है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, राइट। इसलिए क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, ताकि हम उसे क्या कर सके, ऑक्सीडेशन से बचा सके और फूड के स्पॉयलेज से बचा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। बेसिकली यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं हैवी इन वेट होते हैं, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइट इन वेट होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, दे डोंट हैव लस्टर। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन में सिलिकॉन लिखा हुआ है। ठीक है, आयोडीन भी आता है। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सोनोरस क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, ताकि सोनोरस क्वालिटी क्या होती है क्लास, कि जब भी आप कभी भी किसी मेटल को आप हिट करो तो उसमें से एक अच्छी प्लीजेंट आवाज आती है। जितने भी हमारे लगभग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे मेटल से बने होते हैं, बट ये लस्ट्रस, ये सोनोरस प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है सिंपल सा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रिपेयर्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब एक प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट विल फॉर्म ग्लूकोज, दिस इज द फूड ऑफ प्लांट। ये क्या है, प्लांट का फूड है। और इसके साथ क्या निकलता है, इसके साथ आपका ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि हमें डिस्क्राइब करिए व्हाट इज बडिंग इन ईस्ट। सबसे पहले बडिंग समझते हैं। तो क्लास, बडिंग क्या होता है, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो बडिंग है ये बेसिकली कहां से आता है, तो इट इज राइजेस फ्रॉम द बड। एंड व्हाट इज बड, तो बड क्या होता है, एक आउटग्रोथ होता है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के राइट बाहर की तरफ ग्रो करता है। और ये ग्रो कैसे करता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई भी चीज मल्टीपल टाइम्स सेल्स डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि ये छोटा सा सेल है, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या हुआ, एक छोटा सा बड डेवलप हुआ। अब ये न्यू बड इस तरीके से हुआ और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये जो बड है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, मेन बॉडी, और इससे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो, आउटग्रोथ सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर इनटू एन इंडिविजुअल। ठीक है, फर्दर होता है और क्या होता है, एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में, तो उनका जो मेल गैमेट होता है, जब फीमेल गैमेट के लिए फर्टिलाइज होने के लिए जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो मेल गैमेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर एंथर होता है। ठीक है, और आपका जो स्टाइल होता है, ठीक है, स्टिग्मा होता है पिस्टल के अंदर, पिस्टल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर जो स्टिग्मा होता है, तो जब क्या होता है, आपका जो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर
टू स्टिग्मा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है वो आइदर मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब हम दूर देखते हैं तो दूर देखने में क्या होता है कि हमारी आईज क्या होती है, रिलैक्स होती है। लेकिन जैसे हम पास देखते हैं तो हमारी आईज के अंदर क्या होता है, हमारे आईज के अंदर जो लेंस होता है वो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ये है कि जो हमारे सिलरी मसल्स हैं वो कितनी जल्दी हमारे जो लेंस है उसको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे कि मैंने दूर देखा और अचानक से सामने देख लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, आई लेंस एडजस्ट इज फोकल लेंथ, ठीक है, नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सो दैट कि जो रेटिना में इमेज है वो क्या हो जाए, अच्छे से ऑब्टेन हो सके। लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस आपको पता है कि हम दूर कितना देख सकते हैं, तो हम इन्फिनाइट देख सकते हैं। हम स्टार्स को देख पाते हैं तो स्टार्स की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनाइट है। लेकिन पास कितना देख सकते हैं, इजिली विदाउट डूइंग स्ट्रेस ऑन आवर लेंस। लेंस में स्ट्रेस दिए बिना हम कितना पास दे सकते हैं, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे नहीं लिखा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट स्ट्रेनिंग आवर आइज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मतलब कि अपोज करना। ठीक है, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब वो करंट के फ्लो को अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, राइट। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका कंडक्टर हमेशा क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, तो इसमें जो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल्स पे। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल, मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, आयरन का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसलिए समर्स में क्या होता है, ज्यादा लाइट कटने के पीछे एक ये भी रीजन है, वन ऑफ द रीजन है, सारा रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। अब हमें यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज करना है और यहाँ पे निकालना है कि कैसे हीटिंग हुई है। ठीक है, तो हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उससे पहले गिवन देख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, दैट इज करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो I इज 5 का स्क्वायर, R इज 20 एंड टाइम इज T। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल इक्वल्स टू द 1500 जूल। अब इसी 1500 को हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम किलो जूल, तो ये 15 किलो जूल इसका आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच कंडीशन, कैसी कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर रखा गया है मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। तो मैं आपका राइट यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देंगे। ये सपोज करिए ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम कंडक्टर को राइट हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। जब हम आपके कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और यहीं पे नेक्स्ट सेकंड में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, यहां पे यही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कब होगा, जब व्हेन वी प्लेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जब हम क्या करेंगे पैरेलल, मतलब कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की करेंगे, तब क्या होगा, आपका जो मिनिमम आपका फोर्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बायोमैग्निफिकेशन होता है, इट इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन अ फूड चेन। किसी भी तरीके से अगर केमिकल्स आपके फूड चेन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, राइट। आपको पता है कि जैसे कि जनरली क्रॉप्स में क्या होता है कि उसको जल्दी ग्रो करने के लिए या अच्छा ग्रो करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब वो केमिकल्स प्लांट्स में आता है, वो प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, राइट, और वो केमिकल्स फिर हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मूव अपवर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो केमिकल का कंसंट्रेशन होता है वो प्रोग्रेसली इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन द सॉइल और वाटर बॉडीज, और उसी को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इट इज कंज्यूम बाय हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है, और हम लोग क्या है, ओमनीवोरस है। ठीक है, दिस एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसली इन ईस्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि ये जो केमिकल्स का लेवल होता है, स्तर होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग थिंग्स, अबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक फैक्टर्स, अच्छा फैक्टर्स मतलब लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, जो लिविंग फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपके लिविंग होते हैं। ठीक है, राइट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सारे के सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आपका एयर हुआ, आपका सॉइल हुआ, आपका वाटर हुआ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, सॉइल, लाइट, ये सब क्या है, आपके अबायोटिक फैक्टर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई हमें डिस्क्राइब करो कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए फोटोज की हेल्प से समझते हैं, फिगर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारी है वेन। वेन में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया हमारा हार्ट में। जैसे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में गया, हार्ट से जो ब्लड है कौन सा डीऑक्सीनेटेड, ये कहां जा रहा है, ये हमारा जा रहा है लंग्स में, यहां पे ये लंग्स में आ रहा है। अब आपको पता है लंग्स क्या काम है, ब्रीथिंग का। तो वो क्या करता है कि यहां से इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या कर देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। अब ऑक्सीजन लेके ये जो ब्लड है वो दोबारा कहां आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, अब ये हार्ट में जैसे ही ब्लड आया,
ये ब्लड अब दोबारा कहाँ चला जाता है, हार्ट से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो एक बार एक ब्लड को राइट डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हार्ट को कितनी बार पंप करना पड़ता है, 2 बार पंप करना पड़ता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, डबल सर्कुलेशन बोला गया है। ठीक है, passes twice during each cycle. ठीक है, deoxygenated blood come from the organs, drained and through vena cava and it poured in right atrium. ठीक है, it is transported then lungs via right ventricle. फिर आपका जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है इट अगेंस्ट कम टू द लेफ्ट आर्ट्रियम और यहां से फिर क्या होता है, वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज एंड अर्थ वायर। ठीक है, चलिए फ्यूज और अर्थ वायर को पहले हम समझ लेते हैं। राइट, फ्यूज जनरली क्या होता है कि अभी जो भी पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कभी कभार फ्लक्चुएट कर देती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम रहेगी तो कोई बात नहीं, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो गई और वो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका जो आईसी सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या खराब हो जाएगा। अगर एक बार उनका आईसी खराब हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट खराब हो गया, तो उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे एक्ट करता है। राइट, कैसे करता है कि जैसे कि पावर स्टेशन और घर के बीच में जो एक कनेक्शन है वो हम उसको फ्यूज से यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आएगा, तो वो आपका फ्यूज क्या होगा, हाई मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने की वजह से आपका सर्किट ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे बचे रहेंगे। ठीक है, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है कि पहले अर्थ वायर क्या होता है कि अर्थ वायर हमारा जो सर्किट होता है उस सर्किट में क्या करता है, कभी कभार ओवर चार्जेस हो जाते हैं या ओवरफ्लो ऑफ चार्जेस होता है। अगर उन ओवरफ्लो ऑफ चार्जेस को नहीं रोका गया तो वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करने से हीटिंग इफेक्ट होगा और वो हीटिंग इफेक्ट लीड्स टू द बर्निंग। ठीक है, वो फायर में बदल देंगे। इसलिए उस ओवर चार्जेस को हमें क्या करना है, सर्किट से बाहर निकालना है। उसको सर्किट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ वायर का यूज करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, अर्थ वायर में वो चार्जेस डालते हैं, तो वो सारे के सारे जो चार्जेस हैं अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं और जो हमारा सर्किट होता है वो बचा रहता है। यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, सर्किट डिवाइसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, ठीक है, कॉज बाय ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक सडनली क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सडनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, राइट, ये क्या करता है, अनवांटेड हाई इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, आपका रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग वायर। ठीक है, ये एक और तरीके का सेफ्टी मेजर्स है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ये एक मेटेलिक बॉडी होती है जो हमारे घर के एकदम राइट बेसमेंट में लगाई जाती है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आगे फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इजिली राउटेड टू ग्राउंड। ठीक है, और इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बच जाते हैं या हमें सर्किट में शॉक लगने से भी हम बच जाते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन बी खत्म होता है सैंपल पेपर 3 का। अगर इससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।